नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज मन बड़ा दुखी है। सवेरे से हम इस दुख को झेलने की सोच रहे थे कि कैसे आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर कौन से शब्दों का इस्तेमाल करें। तब तक शाम होते होते एक और दुखद सूचना मिला। नरेंद्र मोदी जी के सिपाही और पूज्य योगी जी के सहयोगी भारतीय क्रिकेट टीम का पुराना सलामी बल्लेबाज अब कोरोना से हार गए। कोरोना ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। अपने ज़माने में मेलकम मार्शल, जोएफ गार्नर और धुरंधर बल्लेबाजों की छक्का छुड़ा देने वाला ये महान बल्लेबाज अपने क्रिकेटीय लाइफ की तरह से ही शतक जमाने से चूक गया। क्रिकेट के टाइम में उन्होंने खेल को प्राथमिकता दिया, शतक उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने समाज को प्राथमिकता दिया। सस्टेन करना उनका मकसद नहीं था, नहीं तो हमारे जैसे डर के हमारे घर में दुबक के रह जाते। मैं 20 मार्च से बाहर निकला ही नहीं। मैं डरपोक आदमी हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी डरपोक बने रहें। इस पर बात करने से पहले आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है, मैं आपके सामने उसको पढ़ता हूँ। आज वो बड़ा प्रासंगिक है। ओंकार नाथ सिंह जी को नमस्कार। अटल जी का ही लिखा हुआ था कि ठन गई मौत से। उनका कविता था मौत से ठन गई। जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिले इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जैसे जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, पल दो पल। जिंदगी सिलसिला है आजकल की नहीं। मैं जी भर करके जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊं, कुछ से क्यों डरूं। दबे पांव, तू दबे पांव चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेहतर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बसंती का स्वर। बात ऐसी कि कोई गम नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम नहीं। दर्द अपने पराए कुछ कम नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों से जलाए बुझते दिए। आज झकझोरता है तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान ये तेरी तन गई। आज मौत से मेरी ठन गई। ये तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्हें मौत से ठन गई। उन्होंने एक बार कहा था कि रार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। इन सब शब्दों का मतलब आज खत्म होता सा प्रतीत हो रहा है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर कुछ नहीं बोलूंगा। आप आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी को नमस्कार और द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जीवन में कवि हृदय, पाकिस्तान को औकात बता देने वाले और विदेश और देश में सामंजस्य बनाने वाले एक महान शख्सियत का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में अपने एक संबोधन में कहा था कि जब नरसिम्हा साहब ने मुझे नेता विपक्ष के हैसियत से संयुक्त राष्ट्र में भारत का बात रखने की जिम्मेदारी दी, तो पाकिस्तान के मेरे मुल्क के लोग कहे ये क्या हो गया, आप कैसे आ गए। तो हमने उनको कहा कि ये भारत महान की परंपरा है कि हम राजनीतिक दुश्मनी विद इन बाउंड्री मिलाते हैं, बियॉन्ड द बाउंड्री हम सब एक हैं। और आप ईंट से ईंट बजाने के लिए भारत का ये अदना सा सिपाही ही काफ़ी है। नरसिम्हा राव साहब को अभी और भी बहुत काम है। ये है हमारी राजनीति। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। आज के अगर किसी आदमी को ये जिम्मेवारी दे दी जाती, अगर मोदी जी को अगर जिम्मेवारी दे दी जाती अगर मनमोहन सिंह के सरकार में, तो वो शर्तिया ये कहते कि देखिए मनमोहन सिंह के सामने तो विकल्प ही नहीं था, कोई था ही नहीं इस लेवल पर, इसलिए उन्होंने हम पर भरोसा किया। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार कटसी मुलाकात मनमोहन सिंह से मोदी जी गए मिलने के लिए। कटसी मुलाकात कही, एक पूर्व प्रधानमंत्री से वर्तमान प्रधानमंत्री मिलने गया। राहुल गांधी जी का तुरंत ट्वीट आया कि आए थे कुछ अर्थव्यवस्था पर टिप लेने के लिए और लेके गए हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ बढ़िया ही करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में ऐसा नहीं था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी खुले मन से संसद में कहे थे कि आज मैं जिंदा हूँ तो राजीव गांधी की मेहरबानी से हूँ। मेरे पास असाध्य बीमारी थी,
और खर्चा करने का पैसा नहीं था, क्योंकि वो लोग पैसा कमाने के लिए राजनीति किए नहीं, और मैं सरकारी पद पे नहीं हूँ कि मुझे सरकार के तरफ से खर्चा किया जाए। राजीव गांधी ने ये प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बना करके मुझे विदेश भेजा, और प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बनाने के नाते मेरे को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल हुआ। और कैबिनेट मंत्री के दर्जा में अगर आप विदेश में जाते हैं और आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो भारत सरकार वहन करेगी। और वहाँ गए और उन्होंने घोषित किया कि मेरा तबीयत खराब हुआ है, वो अस्पताल में भर्ती हुए और उनका उतना बड़ा ऑपरेशन हुआ। राजीव गांधी जी भी अपने पूरे जीवन काल में जब तक जिए, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से यह वादा लिया था कि ये बात आप सर किसी से नहीं कहेंगे, राजनीतिक दुश्मनी दोस्ती हमारी आपन है, लेकिन आप श्रद्धा के केंद्र है, आपके सामने सजदा करने का मन करता है, आपके सामने सिर झुकाने का मन करता है। जब राजीव गांधी जी का दुखद देहांत हुआ तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने रोते रोते ये बात कहा कि अब वादा लेने वाला आदमी ही नहीं रहा तो ये वादे का क्या। ये थे राजीव गांधी, ये थी पुरानी राजनीति। मित्रों, आज अटल जी की जीवनी पर तो बच्चा बच्चा जानता है, मैं तो उतना काबिल नहीं हूँ। ये द्विवेदी जी हैं, ओंकार नाथ सिंह है, ऐसे लोग मेरे को देख रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ, मेरी उतनी औकात ही नहीं है। लेकिन आज मैं एक विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप इस विषय पर विचार करें, इस विषय पर सोचें, और मेरे मन में जो आया है क्या आपके मन में भी आया है। आपको एक बात बताता हूँ, आज भी 3-4 बजे भोर में बारिश हो रही थी और कूड़ा चुनने वाले लोग बड़ा सा प्लास्टिक का था बोरी, 4-5 बोरियों को सी करके कोई बहुत बड़ा बनाए थे कंधे में, और दरवाजे चुन करके कोई पॉली बैग, कोई बिस्किट का कवर, कुछ जो फेंक देते हैं लोग, वो चुन के ले जाते थे। मेरा क्या था कि पता ना क्यों अचानक 3-4 बजे नींद खुली, देखा कि वो चुना, तो मैं घूर के देखा, मेरे सीसीटीवी में दिख रहा था। नींद खुलते ही पहले सीसीटीवी में नजर जाती है, कहीं 3-4 बजे भोर में कहीं आजू बाजू, एक स्वभाव ही है। तो मैं अपने छत पे गया और बालकनी से देखा तो एक परिवार था, एक बेटी थी, बच्चा था, वो सब कुछ चुन रहे थे। सबसे बड़ा दुखद लगा, एक छोटा बच्चा, मतलब 4-5 साल का होगा, वो कूद करके ले करके अपने माँ बाप को दे रहा और वो सब चुनते हुए जा रहे हैं। मेरा घर में कूड़ा उठाने वाला आता है, ना तो मास्क लगाता है ना हाथ धोता है, घर घर से कूड़ा उठाना है, हर घर का बर्तन छूना है उसको। और उसे पूछा कि आप लोग इतनी प्रिकॉशंस नहीं कुछ लेते हैं, घर में कोरोना। तो उसने एक बहुत बड़ी बात कही, अरे बापूजी, कोरोना आप जैसे बड़े लोगों के लिए, हम जैसे गरीब आदमी के पास कोरोना आके दम तोड़ेगा, हमारे पास है क्या? हमारे पास है क्या सर? उसको भी पता है कि हम गरीब आदमी हैं, जान ही हमारा कीमती, जो लेके चला जाएगा। कोरोना ये होता है साहब, हमारे पास नहीं। उसके शब्द ने मेरे को झकझोर दिया। फिर मैंने मिलाया, हमारे 2-3 लोग जानने वाले लोग हैं, आप लोगों जैसे रहने में, समाज में रहने कला से, कुछ स्वास्थ्य मंत्रालय में भी जान पहचान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के तो मंत्री जी अब बड़े मेहरबान हैं, ओंकार नाथ सिंह जी के तो अपने MP ही हैं, बट हम पर भी उनकी मेहरबानी की कृपा रहती है, हमें भी पहचानते हैं। तो उन स्रोत से मैंने स्टाफ से पूछा कि मरने वालों में कोई कूड़ा चुनने वाला मरा क्या कोरोना से? तो उसने बोला कि मरने की छोड़ो, अस्पताल में भी कोई कूड़ा चुनने वाला नहीं आया कि जिसको कोरोना संक्रमण हुआ हो। ये एक चिंता का विषय। दूसरा, कुछ राजनीतिक विरोधी लोग एक वीडियो बना करके जारी किए थे कि कोरोना में आदमी अस्पताल में मर रहा है, घर में नहीं। मैं पहले क्षमा चाहता हूँ, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, मुझे इस बात का कोई सोर्स नहीं है जिससे मैं ये बात दावे के साथ कह सकूँ कि उसने जो कहा वो सही कहा। लेकिन अब तक जो समाचारों में मौत की सूचना आती है उसमें ये समाचार नहीं आया कि फलाना आदमी अपने घर में कोरोना से मर गया। ये जो 2-3 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो विचार के योग्य रख रहा हूँ, क्योंकि कोई भी छोटा आदमी, जैसे देखिए चेतन चौहान स्वयं सेलिब्रिटी आदमी थे, क्रिकेटर थे, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे, सरकार के पास पैसे की तो कमी है नहीं, कोई बजट की कमी है नहीं। देश के नामी अस्पताल मेदांता हॉस्पिटल में अपने इलाज कराने आए थे। मेदांता में मैं अपने पत्नी का पथरी का इलाज कराया था, 2 लाख रुपये लग गया था। 80-85 हज़ार तो ऑपरेशन के दिन ही लग गया, और बाकी का 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। उसमें मामूली पथरी जिसको कांट निकालने जैसा साधारण काम है, सरकारी अस्पताल में जाता, वाइफ तैयारी नहीं हुई तो वो सिंपल निकाल के शाम को भेज देता। तो अगर ये छोटा काम में इतना, तो आजकल तो पता चले कि 10 लाख 20 लाख बेड का लेते हैं, और उतनी बड़े अस्पताल में भी चेतन चौहान का देहांत हो गया।
योगी जी की एक और सहयोगी का अभी 4 अगस्त को देहांत हो गया था कि 3 अगस्त को, जिस दिन वो अयोध्या में आने वाला कार्यक्रम था योगी जी का, तो वो इसलिए नहीं आए कि उनके कैबिनेट सहयोगी कोरोना से मर गए। मतलब मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, बट सोच तो सकता हूं ना आपको भी। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं क्योंकि मैं कोई हल्के शब्दों का इस्तेमाल करूं वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर मैं एक चीज आपके सामने रख रहा हूं कि कोरोना से कौन मर रहे हैं, कोरोना किसको इन्फेक्टेड कर रहा है, और कोरोना का मतलब बढ़ने का कारण क्या है। देखिए 20 मार्च से मैं घर से बाहर नहीं निकला, एकदम सही बात है। अंतिम बार घर से बाहर मैं 20 को निकला था। एक्चुअली मेरा बेटा नया ही विप्रो में ज्वाइन किया था एज इंजीनियर। हम लोगों को ये कोरोना में आया तो हमने 1-2 लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने बोला कि अभी कोरोना तुम मान के चलो राकेश की जून जुलाई तक जाएगा। उन्होंने तब जून जुलाई कहा था, और तब भी बढ़ सकता है, और ये कम्युनिटी स्प्लिट होगा, एक दूसरे के छींकने खांसने से भी हो सकती है, बहुत खतरनाक बीमारी है। एक ही बेटा है, मैं बात कर रहा था, मेरी पत्नी सुन रही थी, अब फोन में इतनी तो आवाज आ जाती है। फोन रखने के बाद उन्होंने पूछा फोन वह कट गई? जी कट गई। हाँ बिकी के मिलाई तो भाई यार इस टाइम सो रहा हूँ ना, मिलाई। मैं नहीं माना, बोला तो मैं मिलाती हूँ। मैं मिलाया झलाते हुए बेटा, हाँ बाबा सोया था मैं तेरी मम्मी बात करेगी भाई। उन्होंने बोला सुन कल टिकट ले ले। मम्मी क्या बात है, मैं नौकरी नया पढ़ो, कल टिकट लेने हम आ जाएंगे, 2 दिन का तेरे को मौका देते हैं, टिकट ले ले। बेचैन कर दिया तो हम, खैर वो कहानी अलग है, वो दूसरी बात है। उसी को लेने में एयरपोर्ट गया था, तब से मैं बाहर ही नहीं निकला। मेरे घर के कोने पर दूध का बूथ है, दूध लेने के लिए बस वो कोने पर मैं रोज जाता हूँ कि दूध की तो जो थे ना दूध वाला को मैं देखता हूँ ना तो मास्क लगाता है ना कोई प्रिकॉशन करता है। मैं कई बार उनको बोला कि पंडित जी मास्क वास्क लगा लिया करें। अरे ना जी ठाकुर साहब हमको कुछ नहीं होगा। जबकि उसके यहाँ दिन भर दूध दही पनीर लेने वाले लोग आते जाते ही रहते हैं। वो दिन भर ना तो मास्क लगाते हैं, कई लोगों से पैसा लेना देना करता है। उसी में मैं एक बार बैठा तो उसके घर से नाश्ता आया, वो उसी हाथ से नाश्ता कर रहा है, चाय पी रहा है। उसको कोरोना ने कहीं कुछ, ईश्वर ना करे कि किसी को, मेरा तो परमेश्वर से प्रार्थना है कि किसी दुश्मन को भी कोरोना ना हो। लेकिन हम सब रोज प्रधानमंत्री कहे से हाथ धो रहे हैं, साला हाथ धोते धोते हाथ की लकीरें धुल गई। जो हाथ में कुछ बढ़िया लकीर हुए तो उसे भगवान डालना भूल गए थे, लेकिन अगर कुछ बहुत माइनर होगा ना, वो देखिए धुल गया, लकीर नहीं दिख रहा है। ये त्रिपाठी जी पंडित हैं, देख लीजिए लकीरें धुल गया सारा हाथ का। खैर कोरोना भी नहीं हुआ, हो भी ना, लेकिन उन लोगों को कोरोना जो कि कूड़ा चुनते हैं, गंदगी में रहते हैं, संक्रमण है, लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, उनको कोरोना नहीं होता। और कोरोना जैसे हमारे अमित शाह जी को हो गया, अमिताभ बच्चन को हो गया। अब अमिताभ बच्चन के यहाँ तो हवा भी 3-4 जगह से छनके जाती है, हवा भी डायरेक्ट उनके यहाँ नहीं जाता। अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया। इन सब चीजों के पीछे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या है। अब अमिताभ बच्चन के लिए तो रिमोट फैलाया गया था कि भाई वो लीलावती अस्पताल के डॉक्टर हैं, उनकी आर्थिक हित उनके यहाँ, इसलिए वो बेचारे कोरोना से संक्रमित हुए और जा करके इलाज करा के आए, और वीडियो बना के अमिताभ बच्चन लीलावती मरते और रोज रोज लीलावती 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 चला। जिस तरह से अन्ना हजारे ने मेदांता का विज्ञापन किया कि विपिन अपने मेदांता जाते थे दिल्ली से उतना दूर, जबकि दिल्ली के आजू बाजू टॉप क्लास का एम्स वहाँ है, राम मनोहर लोहिया वहाँ पर है, दोनों ही सरकारी अस्पताल। और विपिन अपने भर के तो वो अस्पताल बढ़िया ही है, और वो भी अन्ना सरकारी मेहमान थे तो उनका तो और भी बढ़िया इलाज होता। लेकिन चूंकि मेदांता का विज्ञापन करना था, वो मेदांता जाते ताकि समाचार में मेदांता मेदांता मेदांता। ये सब अवसर क्या बोलते हैं, अभाव में अवसर, मजबूरी में अवसर तलाशने का काम है, ये सब राजनीति होती है। तो ये लोग गए, लेकिन और गरीब लोग जो कि घरों में रहते हैं, संक्रमण का बचाव नहीं करते, उनको कोरोना नहीं होता। इस विषय पर विचार आज चेतन चौहान के दुखद देहांत के बाद ये मुझे मन में आया। दूसरा एक प्रश्न आया, वो आप लोग हंसने के लिए सुन सकते, मैं बड़ा सीरियस कह रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आदेश आया था, नोटिफिकेशन भी आया था कि अगर आप जहाज में चल रहे हैं, रेल में चल रहे हैं, तो आपके मोबाइल में वो ऐप चाहिए। वो कौन सा ऐप है ना, हेल्थ ऐप, वो चाहिए, नहीं तो आप चला नहीं सकते। ऐप से बताएगा कि ऐप आपको बता देगा कि आपके बगल में कितने दूर पर कोरोना का पेशेंट है, कितने दूर पर कोरोना का मरीज है, आप कोरोना से कितने दूर पर है, और आपको कितना खतरा है कोरोना से। मैंने प्रधानमंत्री की बात माना, लेकिन मैं अमूमन ये सब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता नहीं, ईमानदारी से कहूँ मैंने डाउनलोड किया नहीं था।
एक बात मैं जानना चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन तो प्रधानमंत्री के सारे काम को मानते हैं, ताली भी बजाते हैं, थाली भी बजाते हैं। और अमिताभ बच्चन तो विशेष तौर से हर सरकार पार्टी पर अपने आप को नजदीकी दिखाने का प्रयास करते हैं। उनका पूरा परिवार ताली थाली बजाता, छत पर वीडियो भी मैंने देखा था। तो जया बच्चन को ये पता नहीं चला कि उनके घर में 3-4 कोरोना पेशेंट बगल वाला बेड में सो रहा है, एक ऊपर बगल वाला मकान में कमरे में सो रहा है। मतलब ऐश्वर्या राय और अभिषेक का कमरा और अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का कमरा चाहे कितना हो बड़ा बिल्डिंग होगा तो दीवार मतलब आजू बाजू में तो होगा ना भाई। कितना बड़ा कोठी होगा तो कोठी में कमरा तो सराउंडिंग में होगा ना। तो इतने नजदीक की सूचना जया बच्चन को उनके ऐप ने नहीं दिया, अमिताभ बच्चन ने नहीं डाउनलोड किया होगा। मान लिया वो तो सरकारी दिखावा करते हैं, ना किया होगा, मान लिया एकदम। हालांकि इसकी सत्यता नहीं है। अमित शाह ने वो ऐप डाउनलोड किया था कि नहीं? तो अमित शाह प्रधानमंत्री को मिलने गए थे, प्रधानमंत्री को बिप बिप नहीं बजाया कि यार ये कोरोना वाला आ रहा है। ये एक मतलब एक समझने वाली बात है कि प्रधानमंत्री को बिप बजाया कि नहीं कि कोरोना वाला आ रहा है, कोरोना लिए हुए। योगी जी के उन दोनों मंत्री, उन पक्ष में चर्चा नहीं कर रहे, ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। लेकिन योगी जी को पता चला कि नहीं कि ये 2 कोरोनाधारी साथ में आ रहे हैं? उनका जान तक चला गया और योगी जी को पता नहीं चला। मतलब ऐप डाउनलोड करना सिर्फ ड्रामा था, बहाना था, दिखावा था, उससे कुछ होना नहीं था। तो जब होना ही नहीं था तो आप करोड़ों रुपया खर्चा करके ये बताने में क्यों तो अपना समय और पैसा बर्बाद किए कि भाई ऐप डाउनलोड जरूर कर। अगर ऐप डाउनलोड नहीं करेगा तो जहाज में नहीं बैठेगा, ऐप डाउनलोड नहीं करेगा तो रेल में नहीं चलेगा, ऐप डाउनलोड नहीं किया तो क्या आप महामारी में अवसर तलाश रहे हैं कि इसी बहाने कुछ लोगों को मोबाइल नंबर मेरे पास आ जाए ताकि चुनाव के टाइम पर जो वर्चुअल रैली करनी होगा तो मैं SMS फेंकूंगा, क्योंकि हमारे पास सभी लोगों का डाटा और मोबाइल नंबर, नाम पता के साथ राकेश सिंह कुमार, सना फलाना सिंह, डेटा फलाना सिंह, गांव फलाना सिंह, मोबाइल नंबर ये तो आपके पास पूरा डाटा डिटेल आ जाए। और आप वर्चुअल रैली होगी, क्योंकि लोग अब बहुत दिनों तक डर के मारे बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप वर्चुअल उस पर अपना आपसे वीडियो भेजते रहे। जिस तरह से मेरे मोबाइल खोलते ही 100-200 वीडियो और 1000-500 फोटो आ जाता है। कई ग्रुपों में कई लोगों ने डाल रखा है। तो मतलब आपको कोरोना से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, दिलचस्पी थी हमारा मोबाइल नंबर लेने में। वो तो आप सिंपल मांग लेते, प्रधानमंत्री हैं तो आपको टेलीफोन कंपनी वाला प्रोवाइड कर देता। इतनी बड़ी ड्रामा और दिखावा करने क्या जरूरत है? मित्रों, ये सब बात मैं इसलिए कहा, एक मणि खोया है। चेतन चौहान का देहांत हिला देने वाला बात है। चेतन चौहान स्पोर्ट्समैन थे, चेतन चौहान हेल्थ कॉन्शियस आदमी थे। क्योंकि जो खिलाड़ी होता है ना वो अंतिम तक, जैसे वंस ए कप ऑलवेज ए कप कहा जाता है ना, कि एक बार जो सिपाही है वो आजीवन सिपाही है जब तक जिएगा। हमेशा उसकी वो तत्परता, वो फुर्ती उसमें बनी रहेगी उम्र के अंतिम पड़ाव तक। चेतन चौहान का भी यही था। वो खिलाड़ी रहे हैं, सलामी बल्लेबाज रहे हैं, दिन भर थका देने वाला कॉन्शियस थे। वो ऐसा नहीं बड़ी पेट धसी दाल आम नेताओं की जैसे फिल्मों में सेठ और नेता दिखाने के लिए बड़ा पेट दिखाना बड़ा जरूरी है। चेतन चौहान ऐसा नहीं थे, लेकिन फिर भी इतने फिट आदमी को और इतनी सुविधा में रहने वाला आदमी को कोरोना ने जकड़ लिया। और ना तो उनका स्वास्थ्य जांच करने वाला स्वास्थ्य विभाग को पता चला और ना ही उनके वो मोबाइल ऐप ने पता है कि भाई तेरे को कोरोना है। ये तो एक चिंता का विषय है। चिंता का तो विषय ये भी है कि चेतन चौहान के दुखद देहांत पर टीवी पर पैनल नहीं बैठ रहा। अभी भी पैनल प्रधानमंत्री के चीन यात्रा पर बैठ रहा है, चीनी नागरिक पकड़ा है उस पर बैठ रहा है। धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया, उस पर चल रहा है। राहुल गांधी ने वीडियो बना करके फिर से कहा है कि नेपाल में गलत नीतियों को से हो रहा है। अब राहुल गांधी का पहली बार मुझे ट्वीट अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने गलत नीतियों में नाम नहीं लिखा। उनको पता था कि नाम लिख देंगे तो फंस जाएंगे कि असल में गलत नीति तो उनके माता जी का था। नेपाल में गई थी बेचारा पशुपतिनाथ को दर्शन देने के लिए। पशुपतिनाथ जी तैयार नहीं हुए थे दर्शन देने को। उन्होंने कहा नहीं, हम तो देख ही मानेंगे। तब से ये नेपाल और भारत का संबंध बिगड़ा। राहुल गांधी ने बहुत कहा कि ये दूसरा बहुत होगा। आज उस पर भी बात नहीं है। आज बात है कि कोरोना आखिर पकड़ता कैसे? जो टीवी में मास्क लगा कर रहिए, चेहरा ढक कर रहिए, हाथ धोते रहिए, तो क्या चेतन चौहान, अमित शाह, उनके वो मंत्री शिवराज चौहान, ये सब लोग प्रधानमंत्री का बात नहीं माने? मतलब उन्होंने मास्क नहीं लगाया, उन्होंने हाथ नहीं धोया। प्रत्येक इंटरवल पर हाथ धोने का जो टीवी में आ रहा है, करोड़ों रुपया
खर्चा करके जो आप फ़ोन करिए ना किसी को, मैं ओंकार नाथ सिंह जी का मोबाइल नंबर मेरे पास होता है, उनको फ़ोन करता हूँ, ओंकार नाथ जी कैसे हैं, तो पहले आता कि कोरोना अभी गई नहीं है, अनलॉक की प्रक्रिया, लेकिन आप अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर मत निकलिए। अरे ये बात मालूम है कि बाहर मैं कहाँ निकला, तेरे कहने से पहले नहीं निकल रहा हूँ, लेकिन ये कहने के करोड़ों रुपये खर्च हो रहा है ना, उतने रुपये में वेंटिलेटर बन जाता तो लखनऊ में ही बढ़िया व्यवस्था हो जाती, मेदांता तक आने की जरूरत नहीं पड़ती चेतन चौहान को। ये देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप मोदी भक्त हैं तो सिर्फ तारीफे तारीफ करें, जो बात कहने योग्य है वो कहना चाहिए। और ये प्रश्न तो बनता है ना कि कोरोना फैलता कैसे है। कोरोना का फैलने का वजह हम सबको जानना जरूरी है ना कि भाई कोरोना आखिर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका तरीका क्या है, उसका ट्रेवलिंग का रूट क्या है, उसका क्या सिस्टम इस्तेमाल करके कर रहा है। क्योंकि जो उसके बचाव के लिए टीवी में विज्ञापन में, प्रधानमंत्री के संबोधन में, या जो अखबारों में विज्ञापन छप करके आ रहा है, टीवी में समाचार में भी आ रहा है, वो सब क्या अमित शाह ने नहीं किया था? ये तो प्रश्न बनता है। लोग पूछेंगे कि भाई अमित शाह को कोरोना हुआ, शिवराज चौहान को कोरोना हो गया, चेतन चौहान साहब को तो ईश्वर आत्मा को शांति दे, और उनके दूसरे जो सहयोगी मंत्री थे उनका भी परमात्मा अपने पनाहों में ले, तो क्या इन लोगों ने मास्क नहीं लगाया, हाथ नहीं धोया, डिस्टेंस का पालन नहीं किया? नहीं किया। क्योंकि नेता लोगों को अपनी नेतागिरी के लिए जाए, ये कहा जाता है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो इन लोगों को लगा कि कोरोना जिस तरह से राकेश परमार डर के मारे हमारा नहीं आता, ब्लैक किट कमांडो बंदूक लिए रहते हैं, कोरोना भी डर जाएगा। और कोरोना डरा नहीं, पकड़ लिया। क्योंकि ये लोग अपना राजनीति काम कर रहे हैं। हमको सोशल डिस्टेंसिंग का फाइन है। हमारे एक जानने वाले का अपनी पत्नी के साथ बैठा था तो उसका फाइन कर दिया पुलिस वाला। मेरे को फ़ोन किया, यार एक चीज़ बताओ, तुमको तो कानून की जिम्मेदारी है, वो वाइफ के साथ बैठने पर फाइन हो रहा है क्या? मैं बोला भैया आज तुम कहाँ पर पकड़े गए हो? बोला जी वो दिल्ली नोएडा बॉर्डर में। मैं बोला दोनों जगह वाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो बबुआ अपना नहीं है तो तेरा भी नहीं बनने देंगे, तो फाइन भर, केस मत कर। बोले यार उल्टी बातें बोल रहा। मैं बोला उल्टी नहीं, सीधी बातें बोल रहा हूँ। अगर तू दिल्ली में है तो दिल्ली वाला जो आदमी है ना, उसके पास भी वाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है कि वो अपना एक्सपीरियंस करे। और अगर यूपी बॉर्डर क्रॉस करके यूपी में चला गया तो वहाँ तो ओरिजिनल में नहीं है। तो दोनों लोगों को वाइफ नहीं है, तो तेरे वाइफ के साथ कैसे संबंध बनने देंगे? तू अपने वाइफ के साथ गाड़ी में घूमने जाएगा, कैसे उनको बर्दाश्त होगा? फाइन भर भैया, राजकोष में कुछ दान दे। तो मतलब वो अपने पत्नी के साथ गाड़ी में जा रहा है और उसका फाइन हो गया, और अमित शाह और ये लोग भीड़ में कर रहे हैं, विधानसभा में बहुमत के लिए भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं विधायकों का, इससे ही उनको कोरोना नहीं है। अभी राजस्थान